नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। ये जनसत्ता का संपादकीय है। सुशील सुशासन की राह में प्रबंधन का संतुलन। आइए देखते हैं, सुशील कुमार जी लिखते हैं इसको। नव लोक प्रबंधन समाज एवं अर्थव्यवस्था में नवलोक प्रबंधन समाज एवं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है। नवलोक प्रबंधन समाज है एवं अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना चाहता है। गौरतलब है कि इस नए प्रबंधन में नागरिक या ग्राहक को केंद्र में रखा जाता है। परिणामों के लिए उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने नवलोक प्रबंधन को 90 दशक में अपनाया। इसमें कोई दुविधा नहीं है कि यह प्रबंधन आसानी से वामपंथ और दक्षिण पंथ की सीमा लांघता है और सुशासन की अवधारणा में अंतर्निहित हो जाता है। सुशासन एक ऐसी विचारधारा है जहां लोक अवधारणा को मजबूती मिलती है, साथ ही लोक सशक्तिकरण पर भी बल दिया जाता है। यह एक आर्थिक परिभाषा है और इसमें न्याय का सरोकार निहित है। शासन वही अच्छा है जिसका प्रशासन अच्छा होता है। दोनों तभी अच्छे होते हैं जब लोक कल्याण होता है। तो लोक कल्याण कम लागत में अधिक करने की योजना भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों के लिए कहीं अधिक आवश्यक है। इसका मूल कारण यहाँ आमदनी अठन्नी होना, खर्चा रुपया होना। नवलोक प्रबंधन कोई प्रशासनिक सिद्धांत नहीं है और न ही कोई आंदोलन, बल्कि यह प्रशासनिक और आंदोलन दोनों का मिश्रण है, जहां पर हाल ही में बेहतरी की खोज बनी रहती है, जो निजी हित के साथ साथ पूरे समाज के लिए बेहतर की गुंजाइश पैदा करता है। भारत में लोक प्रबंधन के नवीन आयामों में लोक कल्याणकारी व्यय को घटाया गया है। मसलन रसोई गैस से हटाई गई सब्सिडी और ऊपर से लगातार बढ़ती कीमत। क्या बोला है कि भारत में लोक प्रबंधन की नवीन आयामों में लोक कल्याणकारी व्यय को हटाया गया, मतलब कि जो रसोई गैस से हटाई गई सब्सिडी, ऊपर से उसकी कीमत भी बढ़ा दी थी। तो लोक उद्यमियों का विनिवेश और निजीकरण और उनमें समझौता, विकेंद्रीकरण और निजी कंपनियों के द्वारा ठेके पर कार्य। हालांकि ई गवर्नेंस को लागू करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा नव लोक प्रबंधन और सुशासन के चलते ही संभव हुआ है। जैसे ई बैंक, ई टिकटिंग, ई सुविधा, ई अदालत, ई शिक्षा समेत विभिन्न आयामों में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति का समावेश आदि के कारण सुशासन में निहित पारदर्शिता को मजबूती मिली है। इतना ही नहीं, सरकारी संगठनों का निगमीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी सरकारी सहभागिता जैसी तकनीकों पर आगे बढ़ाना नव लोक प्रबंधन के नवीन आयाम हैं। वर्ष 1997 का नागरिक अधिकार पत्र, 2005 का सूचना का अधिकार कानून, 2006 में ई गवर्नेंस आंदोलन, 1997 का नागरिक अधिकार पत्र सिटीजन चार्टर होता है जो 2005 का सूचना का अधिकार, 2006 में ई गवर्नेंस आंदोलन, प्रशासनिक सुधार के लिए आयोगों का गठन, समावेशी विकास पर अमल करने समेत स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज आदि विभिन्न परिप्रेक्ष्य भारत में लोक प्रबंधन के नए आयामों को दर्शाते हैं। दरअसल प्रशासनिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे के तार्किक संबंध हैं। प्रशासनिक सुधार जो राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम होता है। सरकार परिवर्तन और सुधार की दृष्टि से जितना अधिक जनोन्मुखी होगी, सुशासन उतना अधिक प्रभावी होगा। मगर जब सरकारें कुशलता के साथ अर्थव्यवस्था पर जोर तो देती हैं, लेकिन जब आम जनमानस में इसकी प्रभावशीलता समावेशी अनुपात में नहीं होती है तो पूंजीवाद बढ़ता है। हालांकि पूंजीवाद के विकास के और भी अनेक कारण हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था की कई लहर होती है, जहां पहली लहर में बाजार मुख्य होता है और दूसरी लहर प्रतियोगिता के लिए जानी जाती है। भारत गांवों का देश है, लेकिन अब बढ़ते शहरों के चलते इनकी पहचान गांव तक ही सीमित कर नहीं रही है।
देश खेत खलिहानों के साथ साथ कल कारखानों के साथ आगे बढ़ रहा है। बीते 78 वर्षों में परत दर परत विकास हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात संविधान के लागू होने के साथ सामुदायिक और सामाजिक विकास की अवधारणा पर काम शुरू हो गया था। बावजूद इसके समावेशी ढांचे का न जाने क्यों पूरी तरह निर्माण नहीं हो पाया। यही कारण है कि आज भी गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई बनी हुई है। वर्ष 1991 में उदारीकरण वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारत में बदलाव की एक नई लहर लेकर आया। वर्ष 1992 में समावेशी विकास और सुशासन की धारणा ने मूर्त रूप लिया। फिर भी बुनियादी विकास और मानव विकास सूचकांक को लेकर जद्दोजहद कम नहीं हो रही है। नवीन लोक प्रबंधन ने नौकरशाही को नई दिशा में मोड़ने और नई संरचना देने का भी प्रयास किया है। नया लोक प्रबंधन एक ऐसा परिदृश्य है जिस पर कई उत्प्रेरक तत्वों का प्रभाव होता है। भारत जैसे देश में प्रतियोगिता नागरिकों को ग्राहक बना देती है और सफल ग्राहक वही है जो कमाई के साथ बाजार तंत्र का अंगीकार कर सके। आर्थिक दृष्टि से अनेक वर्ग हैं जो बाजार के साथ साथ कदम से कदम मिलाने में सक्षम नहीं है। यह कहना अतार्किक नहीं होगा कि विकासशील देशों का बाजार हो या प्रतियोगिता का इसका स्वरूप बड़ा होता है, मगर मानव संसाधन में समुचित दक्षता और उचित रोजगार की कमी से विफल हो जाता है, फिर जनता असफल हो जाती है। जिस देश में 80 करोड़ नागरिकों का गुजर बसर सरकार की ओर से दिए गए 5 किलो अनाज मुफ्त से होता है, वहाँ बाजार और प्रतियोगिता का अर्थ अनसुलझे सवालों की तरह ही है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य भी पूरा हुआ है या नहीं, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है। सुशासन के मूल्यांकन की भी 3 परत हैं, जिसमें मानव विकास सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक इसके हिस्से हैं। यदि यह किसी भी स्तर पर है तो सुशासन को ही नुकसान पहुंचाता है। उद्यमशीलता का दम भरने वाली सरकारें पर भी सवालिया निशान लगाता है कि मानव विकास सूचकांक HDI 25 के आंकड़े बताते हैं कि भारत यहाँ 103वें स्थान पर है, जबकि 123 देशों में वैश्विक भुखमरी में 2025 में 102वें स्थान पर है। वही मैं बात करता हूँ भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 के अनुसार 180 देशों में 96वें स्थान पर है। खासकर यह भी कि वर्ष 2015 में यह 76वें स्थान पर था। साफ है कि देश में भुखमरी और गरीबी से तो जूझ रहा है, रही सही कसर भ्रष्टाचार ने पूरी कर दी है। तो शासन, प्रशासन और सुशासन शब्द अच्छे हैं, मगर इन आंकड़ों से देश की तस्वीर धुंधली लगती है। नव लोक प्रबंधन अच्छे शासन के लिए अच्छा उपाय हो सकता है। किसी भी देश में बेरोजगारी स्वयं में गरीबी की जड़ है। इन दिनों भारत में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पार कर चुकी है। गरीबी उन्मूलन के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना जारी है, मगर हर 5वां व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है। देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बावजूद भरपेट भोजन कई लोगों के हिस्से से अभी भी दूर है। इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों की कीमत में अभी भी आए दिन उछाल देखा जाता है। गेहूं, आटा, चावल और दाल के साथ साथ तेल, आलू, प्याज के भाव में भी कमोबेश बढ़ते रहते हैं। यह नव लोक प्रबंधन और सुशासन दोनों दृष्टि से उचित नहीं है। सवाल है कि देश किससे चलता है और किसके साथ चलता है। तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और साफ है कि कोई भी जनता समावेशी बुनियादी विकास से अछूती रहने वाली व्यवस्था देर तक नहीं चलेगी। यदि महंगाई, बेरोजगारी और जीवन से जुड़ी तमाम व्यवस्था पटरी पर न हो तो लगता है कि जनता का शासन कहीं जनता पर शासन नहीं हो गया है। हालांकि जहां सुशासन की बयार की बात हो, उद्यमशील सरकार में संतुलन का भाव व्याप्त हो, वहां लोकतंत्र और जनता का शासन ही कायम रहता है। अगला हिंदुस्तान.com का एडिटोरियल है, संपादकीय परमाणु परीक्षण के बारे में। पाकिस्तान अगर गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण में जुटा है तो यह भारत के लिए चिंतन का गंभीर विषय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात अगर यकीन करें
तो भारत का यह अस्थिर और आतंकवाद समर्थक पड़ोसी देश परमाणु हथियारों की परीक्षण में जुटा है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में यह बड़ा खुलासा किया है कि वाकई यह सच है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे परीक्षण किए तो भारत के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षण का आकार प्रकार क्या है। नियम कायदे तो यही है कि ऐसा कोई भी परीक्षण बताकर किया जाना चाहिए, पर दुनिया में चुपचाप परीक्षण का इतिहास रहा है। पाकिस्तान का इन दिनों जो तेवर कलेवर है, उससे भी आशंका होती है कि वह ऐसे परीक्षण कर सकता है। यदि ट्रंप ने अपने स्वभाव के मुताबिक बस यूं ही पाकिस्तान का नाम ले लिया, तब भी भारत को सच्चाई का पता लगाना चाहिए। भारत का आश्वस्त होना बहुत जरूरी है ताकि आगे की रणनीति उसी के अनुरूप तैयार किया सके। भारतीय सुरक्षा तंत्र को किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि ज़्यादा आशंका यही है कि ट्रंप ने अपने हल्के फुल्के अंदाज में पाकिस्तान का नाम लिया है। वास्तव में ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका अपनी नीतियां बदल रहा है। परमाणु परीक्षण पर लगभग 3 दशक से रोक लगी हुई थी। इस रोक को हटाने की ओर ट्रंप चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका किसी भी समय परमाणु परीक्षण को अंजाम दे सकता है, क्योंकि ऐसे किसी परीक्षण से दुनिया में चिंता की लहर दौड़ सकती है। इसलिए ट्रंप आहिस्ता आहिस्ता परीक्षण के मुताबिक माहौल बनाने में जुटे हैं। ट्रंप ने किसी ऐसी इंटरव्यू में अमेरिका परमाणु परीक्षण को रोकने वाला एकमात्र देश नहीं रह सकता है। संकेत स्पष्ट है, रूस, चीन और उत्तर कोरिया सहित अन्य शक्तियों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करेगा। अमेरिका यह नहीं चाहता है कि दूसरे देश लगातार शक्तिशाली होते चले जाएं, अतः ट्रंप परमाणु संबंधी नीतियों को बदलने के लिए लालायत है। लेकिन क्या इसके लिए पाकिस्तान का नाम लेना जरूरी था? अगर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण जारी रखे हुए हैं तो क्या ट्रंप ने इस पर प्रत्यक्ष आपत्ति जताई है? आजकल पाकिस्तानी हुक्मरान से तो ट्रंप की खूब चल रही है। ऐसे में क्या ट्रंप पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण न करने के लिए पाबंदी नहीं कर सकते थे? ऐसे अनेक सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय राजनयिक को जल्दी खोजने पड़ेंगे। यह दुनिया के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जैसे ट्रंप की आर्थिक नीतियों ने विश्व में जटिलता बढ़ा दी है, ठीक वैसे ही ट्रंप की परमाणु नीति ने भी साबित होने वाली है। पिछले महीनों ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह भी माना है कि हमारे पास दुनिया को 150 बार उड़ाने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार है, लेकिन इसके बावजूद वह और परमाणु परीक्षण के पक्ष में है। क्या विडंबना के साथ ही एक तरह से नीतिगत त्रासदी नहीं है? वैसे तो अमेरिका की नीतियां अपने लिए कुछ व दूसरों के लिए कुछ और रहती आई हैं, पर ट्रंप ने बगैर लिहाज खुलेआम जो नीतिगत पहलियां खड़ी की हैं उनको सुलझाने और उनके अनुरूप नीतियां बनाने में दुनिया के देशों को वर्षों लग गए हैं। विशेष रूप से यूरोपीय देशों और भारत को इन पहलियों पर ज़्यादा गौर करना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।